नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं सारांश शरी, हमारे चैनल ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता है कि लास्ट एक दिन बचा हुआ है, 31 तारीख है सिर्फ आपके पास, और 1 तारीख को आपको एक जंग पे जाना है। एनडीए और सीडीएस का आपका पेपर आ चुका है और आपको अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है। ध्यान रखें, मेहनत पे विश्वास रखना है। वहाँ पे अटेम्प्ट करने से पहले घबराने की जरूरत नहीं है। आपने जो मेहनत करी है वो रंग लाएगी, पक्का लाएगी, है ना। क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आपको हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आप देखें और आपने उनके बारे में पढ़ा ही ना हो, है ना। तो ये भी हो सकता है, लेकिन उससे घबराना नहीं है। पहले सारे क्वेश्चंस पे गो थ्रू होइए, अटेम्प्ट करिए, है ना, और अपने आप को काम रखने की कोशिश करिए, है ना। प्रेशर लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग आखिरी फाइनल नेल इन द कॉफिन का काम करने वाले हैं और आखिरी 25 क्वेश्चन, है ना, आखिरी 25 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 100 तक हमारे क्वेश्चंस होंगे और 100 क्वेश्चंस का बेंचमार्क एज प्रॉमिस्ड ऑलरेडी, है ना, वो पूरा हो जाएगा। और ये 100 क्वेश्चंस, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इससे पूरा सिलेबस आपका जनरल स्टडीज का रिवाइज हो जाएगा, लेकिन यूपीएससी, एनडीए और सीडीएस के एग्जामिनेशन में जो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन जिन टॉपिक से पूछ सकता है, वो टॉपिक मैंने इन 100 क्वेश्चंस के माध्यम से आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूं आपको ये 4 पार्ट मेरे पसंद आए होंगे, है ना। और ध्यान रखें, ये बिगिनर्स के लिए वीडियो नहीं है। पहली बात तो कि जो भी पहली बार तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं एनडीए या सीडीएस की, उनके लिए ये वीडियो नहीं है ना। जो ऑलरेडी 1 सितंबर के पेपर के लिए तैयारी कर रहे थे महीनों भर पहले, है ना, और इनका पेपर आ चुका है, तो ये एक सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए ये लेक्चर में लेकर आया हूँ, है ना। और 100 क्वेश्चन आपको पता ही है ऑलरेडी, है ना। और भी जनरल साइंस हो गया या मैथमेटिक्स हो गया, और भी सारी वीडियोस हमारे चैनल पे लगातार आ रही हैं। तो ट्यून्ड अप रहिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 76 है, विच आर दी टॉप 5 लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट्स इन इंडिया। आपको बताना है हमारे भारत की लॉन्गेस्ट 5 कोस्ट लाइन हमारे भारत की कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है ना। तो सबसे पहले ये जानिए कि टोटल जो कोस्ट लाइन है बेटा, वो उसकी लेंथ कितनी है, 7516.16 किलोमीटर। टोटल कोस्ट लाइन लेंथ ऑफ इंडिया कितनी है, 7516.16 किलोमीटर है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कितने स्टेट या कितने केंद्र प्रशासित प्रदेशों से, यूनियन टेरिटरीज से ये कोस्ट लाइन इंडिया की होकर गुजरती है। तो ध्यान रखें, 9 स्टेट से ये कोस्ट लाइन गुजरती है ना, और टच करती है या कह सकते हैं। और 4 यूनियन टेरिटरीज हैं जिन यूनियन टेरिटरीज को टच करती है हमारे इंडिया की कोस्ट लाइन। कौन कौन से वो स्टेट हैं या कौन कौन सी वो यूनियन टेरिटरीज हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेट है बेटा गुजरात, सेकंड पे है बेटा हमारा महाराष्ट्र, सेकंड पे है महाराष्ट्र, थर्ड पे है कर्नाटका, फोर्थ पे है बेटा गोवा, फिफ्थ पे है केरला, सिक्स पे है तमिलनाडु, सेवेंथ पे है बेटा आंध्र प्रदेश, एट्थ पे है उड़ीसा और नाइन्थ पे है वेस्ट बंगाल। तो 9 ऐसे राज्य हैं जहां से हमारे इंडिया की कोस्ट लाइन टच करती है। और 4 वो यूटीज कौन कौन सी है जहां पे ये कोस्ट लाइन टच कर रही है, तो वो यूटी है बेटा सबसे पहली तो पुडुचेरी, ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं पुडुचेरी। सेकंड है बेटा अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। थर्ड है बेटा लक्षद्वीप, थर्ड क्या है बेटा, थर्ड है लक्षद्वीप। और फोर्थ नंबर पे आता है बेटा दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली।
थोड़ा सा बोर्ड में दिक्कत आ रही है। दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, ठीक है। तो ये 4 ऐसी यूटी हैं, केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं, जहां से ये कोस्ट लाइन टच करती है हमारे इंडिया की, ठीक है। तो आई होप आपको इसमें क्लियर हो गया होगा, है ना। कुछ चीज मैंने आपको बता दी। तो सबसे लंबी कोस्ट लाइन, हमारा क्वेश्चन क्या था, सबसे लंबी कोस्ट लाइन किस स्टेट की है, आपको सीक्वेंस बताना है। 5 स्टेट आपके सामने लिखे हुए हैं। तो सबसे लंबी कोस्ट लाइन है बेटा गुजरात की, आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु की, महाराष्ट्र की और केरला की, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन से क्या पता चला, हमारे इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन लेंथ है 7516.16 किलोमीटर। टोटल 9 स्टेट से ये कोस्ट लाइन गुजरती है और टोटल 4 यूनियन टेरिटरीज को भी कवर करती है, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, ठीक है। और इसके अलावा जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है वो है गुजरात की, उसके बाद आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु की, महाराष्ट्र की एंड केरला की। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ आर करेक्ट। आपको बताना है जो एटमॉस्फेयर है हमारे अर्थ का, उसके बारे में कौन कौन से कथन है जो एकदम सही लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला कथन है, इन स्ट्रेटोस्फियर टेम्परेचर इंक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर क्या होता है बेटा, एल्टीट्यूड के साथ इंक्रीज होता है। तो आइए हम लोग पहले ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ में आपको दिख रहा होगा ये है ट्रोपोस्फियर वाली लेयर, और ट्रोपोस्फियर में क्या हो रहा है बेटा, एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब आप पूछेंगे सर इंक्रीज हो रहा है तो किसी ना किसी रेट से इंक्रीज हो रहा होगा, तो बिल्कुल हो रहा है बेटा। 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर के रेट से स्ट्रेटोस्फियर में एल्टीट्यूड से टेम्परेचर क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहला कथन क्या है बेटा, पहला कथन एकदम सही लिखा हुआ है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज होता है एल्टीट्यूड के साथ। तो पहला कथन क्या है बेटा, सही है। मेसोस्फियर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है एल्टीट्यूड के साथ। आइए ये भी हम लोग ग्राफ में देख लेते हैं कि मेसोस्फियर में क्या हो रहा है बेटा, ये है मेसोस्फियर, और मेसोस्फियर में टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। और डिक्रीज होते होते ध्यान रखिएगा, मेसोस्फियर में डिक्रीज होते होते टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और जिसकी वजह से मेसोस्फियर अर्थ के एटमॉस्फेयर की सबसे कोल्डेस्ट लेयर भी बन जाती है, ठीक है। तो मेसोस्फियर में टेम्परेचर क्या होता है बेटा, मेसोस्फियर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है एल्टीट्यूड के साथ, है ना। तो ये हमारा कथन क्या हो गया, एकदम करेक्ट हो गया। द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज रिकॉर्डेड इन द अपर पार्ट ऑफ द मेसोस्फियर। तो मैंने वही बताया था अभी आपको कि जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा मेसोस्फियर में, एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो जो अपर पार्ट होगा मेसोस्फियर का, वहां पे सबसे लोएस्ट टेम्परेचर हमें जो है देखने को मिलेगा अर्थ के एटमॉस्फेयर का, जो कि है -100 डिग्री सेल्सियस तक का। तो ये जो तीसरा कथन लिखा हुआ है आपके सामने, ये भी एकदम सही है। चौथा कथन है, ट्रोपोपॉज इज एन आइसोथर्मल जोन। ट्रोपोपॉज क्या होता है, ट्रोपोपॉज एक ऐसा जोन है जो ट्रोपोस्फियर, ये जो आप देख पा रहे हैं, ट्रोपोपॉज एक ऐसा जोन है जो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को डिवाइड करता है ना। ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को डिवाइड करता है, और इसके अलावा ये एक आइसोथर्मल जोन है जहां पे टेम्परेचर क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो हमारा चौथा कथन भी क्या हो गया बेटा, राइट हो गया। और हमें करेक्ट बताना था, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सी पोर्ट इन इंडिया। आपके सामने सी पोर्ट के बारे में कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, कथन लिखे हुए हैं, और आपको बताना है कौन से कथन यहाँ पे सही हैं। सही पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा बेटा, कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ पे जरूर चेक कर लीजिएगा जब भी आप एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे, अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे, करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जितने क्वेश्चन करते हैं ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में करेक्ट ही पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर ना साइकोलॉजी से खेलने की कोशिश करता है, वो इनकरेक्ट डाल देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप तो उसी माइंडसेट से आए थे
कि करेक्ट पूछता भाई हर चीज में, है ना, तो करेक्ट ही हमें बताना है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट है देयर आर 4 मेजर एंड 25 माइनर सीपोर्ट इन इंडिया। तो ध्यान रखिए बेटा, 4 मेजर सीपोर्ट नहीं है, बल्कि टोटल मेजर सीपोर्ट कितने हैं, 13 मेजर सीपोर्ट हैं। इसके अलावा 25 माइनर सीपोर्ट नहीं है, बल्कि 200 से भी ज्यादा माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट बने हुए हैं। तो ये पहला जो कथन है वो क्या है बेटा, गलत है। इसके अलावा दूसरा कथन में लिखा हुआ है द मेजर सी पोर्ट आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। दूसरे कथन में लिखा हुआ है कि जो मेजर सी पोर्ट हैं वो किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आते हैं, वो मिनिस्ट्री, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, पोर्ट एंड वाटरवेज की मंत्रालय के अंडर में आते हैं। जो मेजर सी पोर्ट हैं, जो 13 मेजर सी पोर्ट हैं, वो सेंट्रल मिनिस्ट्री के कंट्रोल में आएंगे। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बेटा। इसके अलावा जो माइनर सी पोर्ट हैं, तीसरे कथन में लिखा हुआ है जो माइनर सी पोर्ट हैं आर अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट मैरीटाइम बोर्ड या फिर स्टेट गवर्नमेंट। कहने का मतलब जो माइनर सी पोर्ट होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आएंगे। तो ये भी कथन क्या है बेटा, एकदम सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें। मैंने आपको बताया टोटल मेजर सी पोर्ट कितने हैं, 13 हैं, जिसमें से जो मेजर सी पोर्ट हैं वो मेजर सी पोर्ट मैक्सिमम कहां पे हैं। तो ध्यान रखें, मेजर सी पोर्ट मैक्सिमम है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में मेजर सी पोर्ट टोटल कितने हैं बेटा, 3 हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा मेजर सी पोर्ट किस राज्य के पास है या यूटी के पास है, तो वो है बेटा तमिलनाडु। ठीक है, 3 है। कौन कौन से, टूटीकोरिन पोर्ट जिसे आज के समय में वीओ चिदम्बरम पोर्ट के नाम से जाना जाता है, दूसरा है चेन्नई पोर्ट, और तीसरा है एन्नोर पोर्ट, और एन्नोर पोर्ट को कामराजर पोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि माइनर पोर्ट सबसे ज्यादा किस राज्य या यूटी के पास हैं, तो माइनर सी पोर्ट बेटा सबसे ज्यादा मैक्सिमम है महाराष्ट्र के पास। ध्यान रखें, सबसे ज्यादा माइनर सी पोर्ट किसके पास है, महाराष्ट्र के पास है, और सबसे ज्यादा मेजर सी पोर्ट किसके पास है, तमिलनाडु के पास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज नोन एज। जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारे इंडिया का, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो वो है बेटा इंदिरा कोल। याद रखें बेटा, नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा कोल। कहां पे स्थित है बेटा, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर किस स्टेट या यूटी में आता है, तो लद्दाख की टेरिटरी में ये सियाचिन ग्लेशियर आता है, जहां पे इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा कोल। और अगर नदर्न मोस्ट पॉइंट की बात हो ही रही है, तो क्यों ना हम सदर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो नदर्न मोस्ट पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया, इंदिरा कोल है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर में आता है ना, जो कि लद्दाख में स्थित है। इसके अलावा जो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड, ध्यान रखना बेटा, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड अलग है एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया अलग है। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड कहां पे आता है बेटा, वो आता है बेटा कन्याकुमारी में। और कन्याकुमारी में एक पॉइंट है जिसका नाम है केप कैमोरिन। यहां पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन मैं यहां पे आपके लिए लिख देता हूं। अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में या नोट्स में, जहां पे भी आपने 4 एंड पॉइंट ऑफ इंडिया लिख रखे होंगे। ठीक है, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया का नाम क्या है बेटा, केप कैमोरिन है। कहां पे आता है, कन्याकुमारी में आता है। और कन्याकुमारी कहां पे आता है बेटा, तमिलनाडु में आता है। ये क्या हो गया, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड। ठीक है, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या होगा, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया अंडमान एंड निकोबार में आता है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ध्यान रखना बेटा, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और ये इंदिरा पॉइंट बेटा कहां पे आता है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। आपको अब शायद विजिबल हो रहा होगा पूरा का पूरा। तो ये इंदिरा पॉइंट है बेटा किस जगह पे, अंडमान एंड निकोबार के ग्रेट निकोबार आइलैंड में। और इस पॉइंट का नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट है, जो कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है ना, ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है,
वो है बेटा किबिथु, और किबिथु कौन से राज्य में आता है? अरुणाचल प्रदेश में आता है। और ये है इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है इंडिया का? वो है बेटा गुहार मोती, जो कि गुजरात में आता है, कच्छ रीजन में। और ये है इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, जो कि गुजरात के कच्छ रीजन में आता है और नाम है गुहार मोती। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। 4 एंड पॉइंट्स ऑफ इंडिया क्या क्या है? नदन सदर्न, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया एंड ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा के लाया हूं आपके लिए इस क्वेश्चन में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ जोन। अगर जिसने पढ़ रखा है ज्योग्राफी उसे मालूम होगा कि ITCZ जोन क्या है। ITCZ जोन एक ऐसा जोन है कि जब हमारे अर्थ में एक्सट्रीमली लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो उस जोन को हम लोग कहते हैं ITCZ जोन। इसका मतलब वो एरिया जहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो चुका है, तो आसपास की उसकी जितनी भी एयर होगी वो कहां एंटर करने की कोशिश करेगी बेटा? लो प्रेशर में एंटर करने की कोशिश करेगी। जैसे कि आप इतना लोड मत लीजिए, रिवाइज करवा देता हूं आपको। यहां पे आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, और इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे जो एक येलो शेडेड एरिया है, और उस येलो शेडेड एरिया, वो जोन क्या है? ये येलो शेडेड एरिया जो है, ये जोन क्या दर्शाता है? ITCZ जोन को दर्शाता है। ठीक है, और क्यों बना है ये ITCZ जोन? तो यहां पे देखिए, आप समझाने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं मैं। यहां पे ये है अर्थ, ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब अगर सन की रेस पड़ रही हैं, ये है हमारा सन, और सन की रेस कहां से कहां के बीच में पड़ती हैं? तो ये ऑलरेडी आपको पता होगा, जो सन की रेस हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करती हैं। ठीक है, और अगर इस दौरान पे अगर मैं आपको बात कहूं, अगर मैं आपसे बात करूं कि जून का महीना है ना, और जून के महीने में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, मतलब नदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर डायरेक्ट सन की रेस पड़ रही है ना, नदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्ट सन की रेस पड़ रही है, तो समर सीजन कहां पे हो रहा है बेटा? वो नदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है बेटा? विंटर हो रही है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपको ये चीज कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जून के महीने में क्या हो रहा है बेटा? सन की रेस डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ रही है ना। ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं इक्विनॉक्स और सोल्स्टाइस में। ठीक है ना, तो इसके ऊपर अगर पड़ रही है तो समर सीजन हो रहा है कहां पे? नदर्न हेमिस्फीयर में। इसका मतलब है हाई टेम्परेचर हो रहा है, प्रेशर कैसा है बेटा? लो है, और जिसकी वजह से ITCZ जोन कहां पे बन रहा है बेटा? इंडिया के आसपास बन रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया के 8 स्टेट से होते हुए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके गुजरती है। ठीक है ना, ऑलरेडी कल वाली क्लास में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं। अच्छा, जब ये लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से जो आसपास की हवाएं हैं वो कहां एंटर करने की कोशिश कर रही हैं? वो इस ITCZ जोन में एंटर करने की कोशिश कर रही हैं। और जब ये हाई प्रेशर विंड लो प्रेशर विंड की तरफ आएंगी, लो प्रेशर जोन की तरफ आएंगी, तो अपने साथ साथ अरेबियन महासागर से, है ना, इंडियन ओशियन से वाटर कैरी करेंगी, मॉइस्चर कंटेंट कैरी करके आएंगी। और मॉइस्चर कंटेंट जब कैरी करेंगी और इंडिया में एंटर करेंगी, तो जून के महीने में हमें क्या देखने को मिलता है? मॉनसून देखने को मिलता है, बारिश देखने को मिलती है। तो हमें क्या पता चला? जब कभी भी एक्सट्रीमली लो प्रेशर होता है तो वहां पे ITCZ जोन बनता है, और अगर लो प्रेशर बनेगा तो इसका मतलब है पर्सिपिटेशन होगा, मॉनसून आएगा, हैवी पर्सिपिटेशन होगा, है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ITCZ जोन क्या है। तो पहला कथन देखते हैं, इट इज अ जोन ऑफ हाई प्रेशर ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ ट्रेड विंड। ये कैसा जोन है बेटा? ये एक हाई प्रेशर जोन है जहां पे ट्रेड विंड का कन्वर्जेंस हो रहा है। मैंने आपको बताया ये जोन कैसा है बेटा? लो प्रेशर जोन है। जभी तो हाई प्रेशर विंड लो प्रेशर की तरफ आ रही हैं और हैवी प्रेसिपिटेशन करा रही हैं, तो ये कथन क्या हो गया बेटा? गलत हो गया। दूसरा कथन पढ़ें, दिस जोन एक्सपीरियंसेस लो प्रेसिपिटेशन एंड हाई ह्यूमिडिटी।
मैंने क्या बताया, ITCZ जोन बनेगा तो मॉनसून आएगा, और मॉनसून आएगा तो प्रेसिपिटेशन हैवी होगा। साउथ वेस्ट मॉनसून आता है इंडिया में ITCZ की वजह से, है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है बेटा, हैवी प्रेसिपिटेशन होगा, लो प्रेसिपिटेशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमें बताना था क्या बेटा, करेक्ट बताना था। कोई भी करेक्ट नहीं है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2। आई होप ऑडियो सही से आ रही होगी आपके पास, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, और इसको देखते हैं। क्वेश्चन 81 कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ऑन इंडिया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का मतलब होता है रेनफॉल ड्यूरिंग दी विंटर सीजन। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का मतलब क्या होता है बेटा, रेनफॉल ड्यूरिंग दी विंटर सीजन। और रेनफॉल विंटर सीजन के दौरान पे इंडिया में भी देखने को मिलती है। कौन से एरिया में, हिंदकुश रेंज वाला एरिया है, हिमालयन रेंज वाला एरिया है, तिब्बतन प्लेट्यू वाला जो एरिया है, यहां पे क्या हो रही है, भारी वर्षा होती है। कश्मीर वैली में आप चले जाओ, लद्दाख चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ, हिमाचल चले जाओ, तो आपको ठंड के दौरान दिसंबर के महीने में भी आपको क्या दिखाई देगी बेटा, बारिश बहुत बड़ी मात्रा में होती है। और क्यों हो रहा है, ये वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस की वजह से हो रहा है। क्या है ये वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस, क्यों बन रहा है ये वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस, तो आइए देखते हैं। एक सेकेंड बेटा, वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस क्यों बन रहा है, तो आइए इस फिगर के थ्रू समझते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे अफगानिस्तान वाला एरिया, उत्तराखंड वाला एरिया, पाकिस्तान वाला एरिया, और यहां पे आपको बादल बनते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे। यहां पे क्या बन रहे हैं बेटा, बादल बन रहे हैं। और यहां पे बादल जो बन रहे हैं ये कौन सी रेंज में बन रहे हैं, हिंदकुश रेंज, हिमालयन रेंज, तिब्बतन प्लेट्यू वाला जो एरिया है ना। और मैंने क्या बताया, दिसंबर के महीने में बारिश हो रही है, कहां पे, कहां पे, हिमालयन रेंज, है ना, हिंदकुश रेंज वाले एरियाज में, है ना, जो पहाड़ी वाले इलाके हैं उन जगहों पे बारिश हो रही है। क्यों हो रही है, तो ये जान लेते हैं सबसे पहले। अब ना दिसंबर का अगर महीना है तो आप खुद सोच के देखो, ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। खुद सोच के देखो, दिसंबर के दौरान पे ठंड है, कहां पे ठंड है, इंडिया में। इंडिया कहां पे है बेटा, इंडिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, ठीक है। और अगर यहां पे ठंड है, इसका मतलब गर्मी कहां है, सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो जो डायरेक्ट सन की रेस पड़ रही होंगी वो कहां पड़ रही होंगी, इस समय ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ रही होंगी। इसका मतलब है डायरेक्ट सन की रेस कहां नहीं पहुंच रही, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे नहीं पहुंच रही, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूं कि एक ये वाली लैटिट्यूड है, ठीक है, एक ये वाली लैटिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और दूसरी लैटिट्यूड है बेटा ऊपर वाली, तो जैसे जैसे आप ऊपर वाली लैटिट्यूड में जाओगे टेम्परेचर क्या होगा बेटा, टेम्परेचर घटेगा, ठीक है ना। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर घटेगा एज कंपेयर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कंपैरिजन में ऊपर की तरफ टेम्परेचर घटेगा, है ना। हमने एक क्वेश्चन किया था कि इंटेंसिटी ऑफ इंसुलेशन डिपेंड अपॉन एल्टीट्यूड एज वेल एज लैटिट्यूड, ठीक है ना। तो मैंने बताया जैसे जैसे आप लैटिट्यूड में ऊपर जाओगे, है ना, दिसंबर के दौरान की बात हो रही है, तो इसका मतलब है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट सन की रेस पड़ रही है। इसका मतलब है आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जाते जाओगे, टेम्परेचर क्या होता जाएगा बेटा, घटता जाएगा, है ना, डिक्रीज होता जाएगा। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि मान लीजिए एक ये पोर्शन है ना, ये एल्टीट्यूड इसकी हाइट ज्यादा है और ये प्लेन एरिया है, ये जो है हाइट वाला एरिया है। तो जो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन सन की पड़ रही होगी वो ज्यादा किसके ऊपर पड़ेगी, ये है सन, और सन का जो इंसुलेशन है वो यहां पे भी पड़ रहा है और इंसुलेशन इस एल्टीट्यूड वाले पोर्शन पे भी पड़ रहा है। तो इंटेंसिटी कहां पे ज्यादा होगी, वो एल्टीट्यूड वाले पोर्शन पे ज्यादा होगी। खुद सोच के देखो, आपका घर है, 2 माला का घर है, आप ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है। आप खुद सोच के देखो कि अमाउंट ऑफ इंसुलेशन जो धूप पड़ रही होगी वो ग्राउंड फ्लोर पे ज्यादा पड़ेगी या फिर सेकंड फ्लोर पे ज्यादा पड़ेगी, तो एल्टीट्यूड वाले एरिया में ज्यादा पड़ेगी। आप खुद समझदार हैं इतने, ठीक है ना। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे इस फिगर में कि ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला है, और उसके ऊपर वाला जो मेडिटेरेनियन रीजन और कैस्पियन सी वाला रीजन है, ये थोड़ा सा ऊपर है। तो टेम्परेचर यहां पे लो होगा
प्रेशर कैसा होगा, हाई होगा। यहां पे टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में हाई टेम्परेचर होगा, प्रेशर कैसा होगा बेटा, लो होगा। ठीक है, इसके अलावा जो ये वाला पोर्शन है, हिमालयन रीजन वाला पोर्शन है, यहाँ पे इंसुलेशन ज्यादा पड़ रही है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे इंसुलेशन पड़ रही है, तो प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। आप खुद देख पा रहे हैं हाई प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है ना, लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, हवाएं जो चल रही होंगी, जो ब्रीजेस आएंगी, और ये ब्रीजेस कहाँ से आ रही हैं, मेडिटेरेनियन रीजन से आ रही हैं, कैस्पियन सी से आ रही हैं, और जाके ये इधर पे आके कहां पे टकरा रही हैं, हिंद कुश रेंज, हिमालयन रेंज में आके टकराती हैं दिसंबर के महीने में, जिसकी वजह से ये क्या कराएंगी, बारिश कराएंगी, वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस कहलाएंगी ये। और बारिश कहां पे होगी बेटा, इस कश्मीर वैली के दौरान पे, इन पहाड़ी इलाकों में हमें बारिश देखने को मिलेगी वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस की वजह से। ठीक है, ये तो देखो मैंने ओवरव्यू दिया है, आपको डिटेल में समझाने की कोशिश नहीं करी है। ऑलरेडी मैंने बताया है बेटा, ये पूरे टॉपिक कवर नहीं हो रहे हैं यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट को रिवाइज कर रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ ऑलरेडी आपने ये चीज पढ़ रखी है ना, सिर्फ यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। अच्छा आइए अब पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। दे आर वेदर फिनोमिना of the winter month brought in by the westerly flow from the Mediterranean region। मेडिटेरेनियन रीजन से ही तो आ रही हैं, ये जो विंड आ रही हैं ये कुछ इस तरीके से ही तो आ रही हैं, मेडिटेरेनियन रीजन से अंदर एंटर कर रही हैं हिमालयन रीजन की तरफ, है ना। तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दे इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द सदर्न स्टेट, आपके सामने लिखा है कि ये इन्फ्लुएंस करती हैं सदर्न स्टेट्स के वेदर को। आप खुद सोचिए, ये है इंडिया हमारा, और इंडिया का ये है सदर्न पोर्शन, क्या इसमें कोई चेंजेस देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा बेटा। ये सारे चेंजेस नॉर्दर्न स्टेट में देखने को मिल रहे हैं, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, इन पोर्शन में हमें बारिश देखने को मिलती है वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस की वजह से ठंड के मौसम में। ठीक है, तो इसका मतलब दे डू नॉट इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द सदर्न स्टेट। तो हमारा ये कथन क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। हमें क्या बताना था, करेक्ट बताना था। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, मैच लिस्ट विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 में पीक का नाम दे रखा है, लिस्ट 2 में नेम ऑफ द हिल दे रखा है, और आपको बताना है कौन सी पीक किस हिल का पार्ट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है अन्नईमुदी पीक, और अन्नईमुदी पीक जो है बेटा ये किस हिल का पार्ट है, ये अन्नमलाई हिल्स का पार्ट है। और अगर आपसे ये पूछ ले कि अन्नमलाई हिल्स किसका पार्ट है, तो ये है बेटा वेस्टर्न घाट्स का पार्ट। ठीक है, डोडा बेटा पीक लिखा हुआ है, डोडा बेटा पीक किस हिल्स का पार्ट है, नीलगिरी हिल्स का पार्ट है। और नीलगिरी हिल्स क्या करता है, नीलगिरी हिल्स ध्यान रखें कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट को कनेक्ट करने का काम करता है। कौन काम करता है बेटा, नीलगिरी हिल्स। और नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक क्या है, डोडा बेटा पीक है। ठीक है, धूपगढ़, धूपगढ़ किस रेंज की हाईएस्ट पीक है, तो सतपुरा रेंज की हाईएस्ट पीक है। और धूपगढ़ जो है बेटा, ये धूपगढ़ किस हिल्स का पार्ट है, तो ध्यान रखें धूपगढ़ बेटा महादेव हिल्स का पार्ट है। ध्यान रखें धूपगढ़ किस हिल का पार्ट है, महादेव हिल्स का पार्ट है। और महादेव हिल्स किस रेंज का पार्ट है, सतपुरा रेंज का पार्ट है। ठीक है, अगला देखते हैं गुरु शिखर। गुरु शिखर किसकी हाईएस्ट पीक है, अरावली हिल्स की हाईएस्ट पीक है। और ये गुरु शिखर किस राज्य से बिलोंग करती है, तो ये गुरु शिखर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, और अरावली हिल्स की हाईएस्ट पीक भी है। ठीक है, आइए देख लेते हैं अन्नईमुदी पीक। ए का 4 आएगा तो हमारे सी और डी ऑप्शन में है। बी का क्या आएगा, बी का 1 आएगा
तो हमारा कौन सा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसके अलावा धूपगढ़ का सतपुरा आएगा, सी का सेकंड आएगा, और गुरु शिखर का अरावली आएगा, डी का 3 आएगा। तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, आइए अब मैप में आपको मैं बता देता हूं ये आपको कहां कहां देखने को मिलेंगी। ये जो पीक और हिल्स हैं मैंने आपको सामने लिखे हैं वो कहां कहां देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये है, ये जो घाट्स हैं, और ये घाट्स के नाम क्या है बेटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग वेस्टर्न घाट्स कहते हैं। समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करिएगा, है ना। यहाँ पे उड़ीसा है, उड़ीसा से स्टार्ट होते हुए आंध्र और तेलंगाना के बॉर्डर से होते हुए तमिलनाडु में एंटर करते हैं, और इनका नाम क्या है बेटा, ये है बेटा इंडिया के ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, और अगर ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स हैं तो इसका मतलब है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को क्या कनेक्ट करता है, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को नीलगिरी हिल्स कनेक्ट करते हैं। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को क्या कनेक्ट करता है बेटा, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को नीलगिरी हिल्स कनेक्ट करते हैं। और नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक क्या है, डोडा बेटा पीक है। ठीक है, और ये नीलगिरी हिल्स केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका के ट्राई जंक्शन पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं बेटा अरावली हिल्स। अरावली हिल्स राजस्थान से शुरू होते हुए कहां पे जाते हैं, गुजरात में एंटर करते हैं ये अरावली हिल्स, और राजस्थान से इनकी शुरुआत होती है, बल्कि पर्टिकुलरली राजस्थान से भी नहीं कहेंगे बल्कि दिल्ली और हरियाणा से शुरुआत होते हुए राजस्थान में एंटर करते हुए ये गुजरात में एंटर कर जाते हैं, और इन हिल्स का नाम है अरावली हिल्स। और अरावली हिल्स की हाईएस्ट पीक है बेटा, मैंने नाम बताया था, गुरु शिखर। और गुरु शिखर कहां पे है, माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा देख लीजिए अन्नामलाई हिल्स, मैंने आपको बताया अन्नामलाई हिल्स किसका पार्ट है, वेस्टर्न घाट का पार्ट है, और ये है अन्नामलाई हिल्स जो कि केरला में स्थित है। और अन्नामलाई हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है वो है अन्नैमुदी पीक, जो कि वेस्टर्न घाट की भी हाईएस्ट पीक बन जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं, आई होप ऑडिबल ऑडियो आपको सही से आ रही होगी। ठीक है, अगला देखते हैं बेटा, अगला है हमारा यहाँ पे एक पीक और था मेरे ख्याल से, धूपगढ़, है ना। धूपगढ़ किसका पार्ट मैंने बताया था, सतपुरा रेंज का। तो ये है बेटा गुजरात से स्टार्ट होते हुए एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर से होते हुए छत्तीसगढ़ में एंटर करके दोबारा से एमपी में एंटर कर जाती है, और इस रेंज का नाम है सतपुरा रेंज। और सतपुरा रेंज में एक हिल्स है, और उन हिल्स को हम लोग कहते हैं महादेव हिल्स, और इसी महादेव हिल्स की एक चोटी है, एक पीक है जिसका नाम है धूपगढ़, जो कि सतपुरा रेंज की हाईएस्ट पीक भी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रिजिड लिथोस्फेरिक स्लैब आर नोन एज प्लेट, व्हाट वुड बी द रिजल्ट इफ द ओशनिक प्लेट कोलॉइड विद द कॉन्टिनेंटल प्लेट। आपसे पूछा है कि अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट का टकराव होता है तो इसमें क्या क्या रिजल्ट निकल के आते हैं, क्या आउटकम निकल के आते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिगर के माध्यम से, ये है ओशनिक प्लेट, ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये दोनों प्लेट आपस में टकराएंगी। इसमें से जो भारी प्लेट होगी वो नीचे की तरफ सबडक्ट कर जाएगी, और जो हल्की प्लेट होगी वो ऊपर की तरफ बाउंस अप कर जाएगी। जो प्लेट नीचे की तरफ जा रही है वो प्लेट क्या होगी बेटा, वो प्लेट जो नीचे की तरफ जा रही है वो प्लेट सबडक्ट हो रही है, और उन एरियाज में क्या बन रहे हैं, ट्रेंचेस बन रहे हैं। और जो लाइटर प्लेट है वो ऊपर की तरफ जा रही है, और वो प्लेट क्या बनाएगी, माउंटेन्स की फॉर्मेशन करेगी। जैसे ये प्लेट है नीचे की तरफ सबडक्ट कर रही है, तो यहां पे क्या बन रहे होंगे, ट्रेंचेस बन रहे होंगे। और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है ये ऊपर की तरफ जाएगी, और यहां पे क्या बनाएगी बेटा, माउंटेन्स की फॉर्मेशन करेगी। यहां पे क्या बन रहे हैं, यहां पे ट्रेंचेस बन रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, ओशनिक प्लेट इज फोर्स्ड बिलो द कॉन्टिनेंटल प्लेट। जो ओशनिक प्लेट है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे चली जाती है। क्या ऐसा होता है, तो ये गलत है बेटा, बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही है कि ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे डाइव कर जाती है। जो इसमें भारी प्लेट है वो नीचे की तरफ सबडक्ट कर गई, हल्की प्लेट है ऊपर की तरफ चली गई। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि ओशनिक प्लेट नीचे की तरफ चली जाएगी और कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर चली जाएगी। तो ये पहला कथन क्या है बेटा, सही है।
कॉन्टिनेंटल प्लेट इज फोर्स्ड बिलो द ओशियनिक प्लेट। अगर हम पहला स्टेटमेंट सही कह रहे हैं तो दूसरा स्टेटमेंट अपने आप गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक प्लेट नेवर कोलाइड, ये तो भाई एकदम इसने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। पहली बात तो ये कह रहा है कि इसमें टकराव हो रहा है और एक प्लेट नीचे चली जाती है, दूसरी प्लेट ऊपर चली जाती है, और दूसरी तरफ कह रहा है डबल स्टैंडर्ड्स हैं, है ना। इस क्वेश्चन के डबल स्टैंडर्ड्स हैं भाई। क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं? कह रहा है कि ये दोनों कोलाइड ही नहीं करती आपस में। तो भाई इसकी बात पे विश्वास ना करना, ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। और हमें करेक्ट आंसर बताना था। हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 में आते हैं और लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द अर्लीस्ट फेस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहला स्टेटमेंट है आईएनसी वाज डोमिनेटेड बाय द रूरल क्लास। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस डोमिनेटेड थी रूरल क्लास से। पहली बात तो आप यहां पे ये जानिए, यहां पे रूरल क्लास नहीं होगा, हाँ सॉरी रूरल क्लास ही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये जानिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि अर्लीस्ट फेस ऑफ आईएनसी के बारे में बात कर रहा है। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के ना दो फेस रहे हैं। कौन कौन से बेटा? एक फेस था मॉडरेट फेस, है ना, एक है मॉडरेट फेस और दूसरा है बेटा एक्सट्रीमिस्ट फेस। दूसरा कौन सा है बेटा? एक्सट्रीमिस्ट फेस, नरम दल गरम दल। मॉडरेट फेस कब से कब तक रहा? 1885 से 1905 तक मॉडरेट फेस रहा। और एक्सट्रीमिस्ट फेस कब तक रहा? 1905 से 1915 तक रहा। तो जो अर्लीस्ट फेस था, उस अर्लीस्ट फेस में, मॉडरेट फेस में जो आईएनसी के मेंबर थे वो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट लोग थे, अमीर लोग थे, प्रिविलेज्ड रूलिंग क्लास लोग थे, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाले लोग थे, है ना, हाईली एजुकेटेड लोग थे। बल्कि रूरल क्लास हमें देखने को नहीं मिला। जो ग्रामीण पॉपुलेशन थी हमारे देश की, जो 70% से भी ज्यादा पॉपुलेशन ग्रामीण पॉपुलेशन थी, उनका रिप्रेजेंटेशन हमें अर्ली मॉडरेट फेस में आईएनसी में देखने को नहीं मिलता है। तो यहां पे क्या लिखा है? आईएनसी वाज डोमिनेटेड बाय द रूरल क्लास। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा कथन देखें, आईएनसी हैड फेथ इन ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम। अर्ली मॉडरेट फेस की बात हो रही है। अगर यही स्टेटमेंट होता और कहता कि एक्सट्रीमिस्ट फेस क्या ऐसा सोचता था, तो बिल्कुल नहीं। लेकिन मॉडरेट फेस की बारे में बात हो रही है, तो वो उनका विश्वास था ब्रिटिश के जस्टिस सिस्टम पे। तो ये हमारा कथन एकदम सही है, क्योंकि वो मानते थे ना, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लैंड इज द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। वो डिफरेंस ही नहीं समझ रहे थे कॉलोनियलिज्म के बीच में और नेशनलिज्म के बीच में, है ना। कॉलोनियलिज्म के बीच में और नेशनलिज्म के बीच में उन्होंने जो है डिफरेंस समझा ही नहीं मॉडरेट फेस ने, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, आईएनसी यूज्ड मेथड ऑफ प्रेयर, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट टू रेज देयर डिमांड। जो मॉडरेट फेस था, उनका लड़ने का जो तरीका है वो ट्रिपल पी मेथड कहलाया जाता है, जिसका मतलब है पिटीशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट। और ये मेथड को एक्सप्लेन करने वाले व्यक्ति थे गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखना, इस मेथड को एक्सप्लेन किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। और ये गोपाल कृष्ण गोखले जी कौन है? महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल राजनैतिक गुरु भी हैं। इसके अलावा इन्होंने इस ट्रिपल पी मेथड को एक्सप्लेन किया था अपनी एक पत्रिका में, और उस पत्रिका का नाम है सुधारक। ध्यान रखिएगा, है ना। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट क्या हो गया? करेक्ट हो गया। और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2 और 3 आ जाएगा। बी ऑप्शन है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है सिराजुद्दौला वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। सिराजुद्दौला जो थे वो लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब थे बंगाल के। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, क्योंकि सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर, मीर कासिम, दोबारा से मीर जाफर का आ जाना, बाद में जो लास्ट बने नजामुद्दौला, सैफुद्दौला, तो ये सब ऐसे लोग थे जो अंग्रेज की कठपुतली बनकर
रह गए थे। हालांकि मीर कासिम ऐसे थे जिन्होंने बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन थे वो भी एक तरह से शुरुआती जो उनका फेस था वो भी अंग्रेजों के द्वारा ही बिठाए गए थे। लेकिन सिराजुद्दौला आखिरी इंडिपेंडेंट रूलर थे, आखिरी नवाब थे, इंडिपेंडेंट नवाब थे बंगाल के। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है द फरमान फ्रीडम ऑफ ट्रेड वाज द मेन सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल, बिल्कुल सही है। गोल्डन फरमान जो 1717 में फारूक सियार के द्वारा जारी किया गया था, वही गोल्डन फरमान ही तो एक इशू था, एक क्लैश ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था अंग्रेजों के बीच में और इंडियंस के बीच में। जो भारतीय रूलर थे, बंगाली रूलर थे, उनके बीच में और अंग्रेजों के बीच में क्लैश ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बनता है गोल्डन फरमान। और इसमें क्या था कि अंग्रेज जो है डेक्कन और गुजरात के एरिया में कोई भी कस्टम ड्यूटी पे नहीं करेंगे, उनको फ्री ट्रेड की परमिशन दे दी जाएगी। और इसका वो अंग्रेज जो है फायदा उठा रहे थे अपने पर्सनल ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बैटल ऑफ प्लासी वाज लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव फ्रॉम द साइड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ा गया भागीरथी नदी के तट पर, और ये लड़ाई जो हुई है वो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र रचा और उन्हीं के मिलिट्री कमांडर को मीर जाफर को अपनी तरफ ले लिया और सिराजुद्दौला को इस प्लासी के युद्ध में हरा दिया। तो कहने का मतलब बैटल ऑफ प्लासी में ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड करने वाले व्यक्ति कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। तो ये भी कथन क्या है, सही है। हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू एस्टैब्लिश पंचायती राज। इनमें से वो कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले पंचायती राज को एस्टैब्लिश किया है? तो वो राज्य कौन सा है बेटा, वो राज्य है राजस्थान। और राजस्थान में किस जगह पे पहली बार पंचायत बनाई गई थी, वो है नागौर। कौन से सन में, 1959 में, 1959 में नागौर राजस्थान में पहली इंडिया में पंचायत एस्टैब्लिश करी गई थी, इंडिपेंडेंट इंडिया में। ठीक है ना, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 में आते हैं और लिखा हुआ है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दादा भाई नौरोजी। पहली बात तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि दादा भाई नौरोजी का क्या टाइटल था। आपको बताना है मेरे को कमेंट सेक्शन में कि दादा भाई नौरोजी का क्या टाइटल रहा है ना। दादा भाई नौरोजी को किस नाम से बुलाया जाता था? जैसे गांधी जी को महात्मा के नाम से, रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव के नाम से, सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से, सरोजिनी नायडू जी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से, मदन मोहन मालवीय जी को महामना के नाम से। इसी प्रकार से दादा भाई नौरोजी को किस नाम से बोला जाता था? आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, ही हैज प्रिसाइडेड, इनके बारे में लिखा हुआ है ही हैज प्रिसाइडेड आईएनसी थ्राइस। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 सेशन को प्रिसाइड किया है। तो देखते हैं क्या ये सही है। तो देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने 2nd सेशन को प्रिसाइड किया है आईएनसी के, दादा भाई नौरोजी ने 9वें सेशन को प्रिसाइड किया है आईएनसी के, और दादा भाई नौरोजी ने 22nd सेशन को भी प्रिसाइड किया है आईएनसी के। दूसरा सेशन कब हुआ था? 1886 में हुआ था। 9th कब हुआ था? 1893 में हुआ था। और 22nd कब हुआ था? 1906 में हुआ था। 1886 में जो सेशन हुआ वो कहां पे हुआ था? कैलकाटा सेशन में, कैलकाटा में हुआ था। 1893 में 9वां सेशन लाहौर में हुआ था और 22वां सेशन 1906 में ये भी कैलकाटा में ही हुआ था। तो इन तीनों सेशन को प्रिसाइड करने वाले व्यक्ति कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। आपका एक सवाल और है कि इनके अलावा एक व्यक्ति और हैं जिन्होंने आईएनसी के 3 सेशन को प्रिसाइड किया है, और उनका नाम क्या है? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर देंगे और
और इसका हिंट मैं आपको दे देता हूं कि उन्होंने 1929 के लाहौर सेशन को भी प्रिसाइड किया था, जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सेशन रहा है और पहली बार उस सेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी अंग्रेजों के सामने। तो वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने, दादा भाई नौरोजी के अलावा वो एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड किया है। ठीक है, तो पहला कथन क्या है बेटा, एकदम सही है। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन इन ब्रिटेन। जैसे भारत में हाउस ऑफ पीपल होता है इंडियन पार्लियामेंट में, जिसे हम लोकसभा कहते हैं, ऐसे ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन होता है। तो पहले भारतीय व्यक्ति थे जो हाउस ऑफ कॉमन में इलेक्ट किए गए थे। बिल्कुल सही है बेटा, 1892 के तहत पहले भारतीय व्यक्ति थे। 1892 में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी पहले भारतीय व्यक्ति को हाउस ऑफ कॉमन का मेंबर बनने का मौका मिला। ठीक है, 1892 में ऐसा हुआ था। ही हैज ऑथर्ड, उन्होंने एक किताब लिखी हुई है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है दादा भाई नौरोजी जी की, है ना। और इस किताब में ही उनके द्वारा एक इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी दी गई है। इसी किताब में ही उन्होंने इस थ्योरी को भी एक्सप्लेन किया है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तीनों कथन हमारे क्या है बेटा, करेक्ट है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। हु वाज चूजन एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन त्रिपुरा सेशन ऑफ 1939। जब गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में काफी डिफरेंसेस हो गए थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरा सेशन के मिड में ही अपना त्याग पत्र दे दिया और खुद की एक अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली, जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। और जब बीच में ही त्याग पत्र देकर सुभाष चंद्र बोस आईएनसी को छोड़कर चले गए, तो इस त्रिपुरा सेशन को, बचे हुए त्रिपुरा सेशन को प्रिसाइड किसने किया? तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो इसको प्रिसाइड करने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विच अपीयर इन द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में किस ऑर्डर में ये शब्द लिखे हुए हैं वो आपको बताना है। तो यहां पे देख लीजिए, पहला शब्द जो आता है वो है बेटा जस्टिस, फिर आता है लिबर्टी, फिर आता है इक्वालिटी और फिर आता है फ्रेटर्निटी। तो ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का सीक्वेंस बना हुआ है। इसके अलावा एक सीक्वेंस और पूछा जा सकता है, कुछ शब्द और लिखे हुए हैं जैसे कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है, एज वेल एज ये सीक्वेंस भी आपको यहां पे याद रखना है। ये दो सीक्वेंस आप याद कर लीजिएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। इसी सीक्वेंस में, ए ऑप्शन में जो दे रखा है, इसी सीक्वेंस में एक शब्द हमारे प्रीएम्बल में लिखे हुए हैं। ठीक है, आइए एक और चीज इसके बारे में आपको बता दूं कि ये जो आप देख पा रहे होंगे, एक सोशलिस्ट वर्ड है, एक सेकुलर वर्ड है। इस सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को 42वां संशोधन हुआ था, 42वां संवैधानिक संशोधन था, 1976 में करा गया था, जिसके तहत इन दो शब्दों को ऐड किया गया था। और साथ में इंटीग्रिटी शब्द आप नीचे देख पा रहे होंगे हमारे प्रीएम्बल में, इंटीग्रिटी को भी हमारे प्रीएम्बल में जोड़ा गया था। आपसे ये भी पूछ सकता है आज तक प्रीएम्बल में कितनी बार संशोधन किया गया है? सिर्फ एक बार हुआ है, जब इन 3 शब्दों को हमारे प्रीएम्बल में डाला गया था 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस विच रिवर। भाखड़ा नंगल जो प्रोजेक्ट है वो किस नदी के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनाया गया है? तो वो है बेटा सतलज नदी। और ये प्रोजेक्ट कहां पे है? ये प्रोजेक्ट है बेटा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। हु कैन एक्सरसाइज, कौन इनमें से एक्सरसाइज कर सकता है कास्टिंग वोट को इन केस ऑफ अ टाई? कहने का मतलब, अगर लोकसभा में 500 मेंबर हैं, हम मान के चलते हैं 500 मेंबर हैं, और किसी एक इशू के ऊपर, किसी एक चीज के ऊपर अगर वोटिंग हो रही है,
तो 250 लोग एक तरफ सहमति देते हैं और 250 लोग एक तरफ सहमति देते हैं। तो आप खुद सोच के बताइए कि ये डिसीजन आएगा कैसे। ये डिसीजन आएगा, अब लिया जाएगा ये टाई की कंडीशन में। अब यहां पे क्या होगा, अब कास्टिंग वोट डलवाया जाएगा और ये कास्टिंग वोट डालने का अधिकार किसके पास है? ये डालने का अधिकार बेटा लोकसभा के स्पीकर के पास होता है। जब भी कभी इस तरह की टाई की सिचुएशन बनती है, बराबरी की सिचुएशन बनती है, तो लोकसभा के स्पीकर आ जाते हैं और अपना कास्टिंग वोट डाल के चले जाते हैं और एक पक्ष को जिता जाएंगे वो। ठीक है, आई होप आपको यहां पे क्लियर होगा। अगला देखते हैं, अगला 92nd क्वेश्चन है हमारा। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द अष्टप्रधान वाज प्रेवलेंट ड्यूरिंग द रूल ऑफ। जो अष्टप्रधान एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो किस शासकों के दौरान पे प्रेवलेंट हुआ करता था? तो मराठाओं के दौरान पे था। काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर कहते हैं इसे इंग्लिश में। और इस अष्टप्रधान की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक व्यवस्था को शुरुआत करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज थे। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 और आपको बताना है, आपको अरेंज करना है क्रम अनुसार कि जब यूरोपियों का आगमन होता है हमारे भारत देश में तो किस क्रम अनुसार उन्होंने अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश किया है। तो सबसे पहले डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में इस्टेब्लिश हुई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में हुई और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में हुई। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3, 2, 1 और 4 हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके सामने 3 कथन लिखे हुए हैं और आपको बताना क्या है बेटा, इनमें से कौन सा कथन सही है या कई सारे कथन इसमें सही हैं। ठीक है, तो देखते हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पहली बात तो जानिए कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ कब है? 1761 में हुआ है। किसके बीच में हुआ है? अहमद शाह अब्दाली जो कि दुर्रानी एम्पायर का किंग था और थर्ड किंग था दुर्रानी एम्पायर का, अहमद शाह अब्दाली। और उसका युद्ध हुआ था मराठाओं के साथ। और मराठा में भी वो कौन व्यक्ति थे? पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ ये युद्ध लड़ा था अहमद शाह अब्दाली ने। और यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली ने जीत हासिल भी करी थी। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि अहमद शाह अब्दाली ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। तो ध्यान रखिए, बाबर ने हराया था इब्राहिम लोदी को 1526 में और वो था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, दूसरा कथन देखते हैं। टीपू सुल्तान वॉज किल्ड इन थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई थी और किस युद्ध के दौरान पे हुई थी? चौथे एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान पे हुई थी, ना कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान। ध्यान रखिएगा, फोर्थ एंग्लो मैसूर के वॉर के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी 1799 में। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा देखते हैं। मीर जाफर एंटर्ड इन अ कॉन्स्पिरेसी विद द इंग्लिश फॉर द डिफीट ऑफ नवाब सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के दौरान पे रॉबर्ट क्लाइव ने एक षड्यंत्र रचा और सिराजुद्दौला को पटखनी दे दी। उन्हीं के सिराजुद्दौला के मिलिट्री कमांडर सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिलाकर। डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी थी ना जो अंग्रेजों की, वही उसी का नतीजा है ना। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट है। और हमें क्या बताना है? करेक्ट बताना है। करेक्ट क्या है? 3 ओनली करेक्ट है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 और क्या लिखा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 ट्रांसफर्ड द गवर्नेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन। 1858 में भारतीय सरकार का एक अधिनियम आया था और इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को देश से बाहर निकाल दिया गया और डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ले लिया अंडर दी क्राउन।
तो असर्शन में जो लिखा है वो एकदम सही है। और रीजन में लिखा हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अनविलिंग टू एडमिनिस्टर इंडिया एनी मोर। क्या वो अपनी इच्छा के अनुसार क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट इंडिया कंपनी खुद की इच्छा के अनुसार इंडिया के ऊपर नहीं रन करना चाहती थी? क्या प्रशासन नहीं चलाना चाहती थी क्या भारत के ऊपर? भारत तो भाई सोने की चिड़िया थी, कौन अपना प्रशासन भारत के ऊपर अपनी स्वेच्छा अनुसार छोड़ देगा? छुड़वाया जाएगा तब छोड़ेगा। तो ध्यान रखिए ये जो रीजन में लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। कह रहा है वॉज अनविलिंग टू एडमिनिस्टर इंडिया एनी मोर। नहीं भैया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने धक्के मार के उनको भारत से निकाल दिया और सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। तो हमारा क्या है? ए इज राइट बट आर इज फॉल्स, है ना? तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज रिप्रेजेंटेशन इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब है बेटा राज्यसभा। राज्यसभा में इनमें से कौन सी यूटी है जो रिप्रेजेंट करती है? तो ध्यान रखिए राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? मैंने पिछली क्लासेस में बताया भी है, इलेक्टेड बाई एमएलए के द्वारा करे जाते हैं। एमएलए कहां बैठते हैं? एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं, जिसे हिंदी में विधानसभा कहा जाता है। और दो ही ऐसी केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं जहां पे विधानसभा है, और वो कौन कौन से हैं बेटा? एक है दिल्ली और दूसरा है पुडुचेरी। तो क्या आपके सामने इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में है? तो बिल्कुल है, पुडुचेरी हमारा ऑप्शन में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि राज्यसभा में जो लोग जो केंद्र प्रशासित प्रदेश इन चारों में से रिप्रेजेंट करता है वो पुडुचेरी है। इसके अलावा दिल्ली भी है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 97 में व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया। इंडिया के जो यूनियन कैबिनेट होता है, प्रधानमंत्री और उसके केंद्र मंत्री जो होते हैं, उसकी संख्या कितनी हो सकती है मैक्सिमम? तो उसकी संख्या 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। लोकसभा की जितनी स्ट्रेंथ है उसके 15% से ज्यादा प्रधानमंत्री और उसके केंद्र मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया है कि जो पुलिस का सब्जेक्ट है ये किस लिस्ट में आता है? 3 लिस्ट होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो पुलिस जो है वो किस लिस्ट का टॉपिक है? तो पुलिस बेटा स्टेट लिस्ट का टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनमें से वो कौन सा अनुच्छेद है जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताता है? तो वो आर्टिकल बेटा कौन सा है? आर्टिकल 76 है। अटॉर्नी जनरल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का। आज का लास्ट क्वेश्चन और एनडीए के ताबूत में आखिरी कील हम गाड़ने जा रहे हैं और 100वां क्वेश्चन का बेंचमार्क पूरा हो चुका है। उम्मीद करता हूं आपको ये 100 क्वेश्चन की जो सीरीज लेकर आया हूं इन 4 क्लासेस में मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपके लिए खत्म कर दिए हैं बेटा, है ना। अब आपका काम है रिवाइज करो बेटा, जितना हो सके आज के दिन लग जाओ। रात को 9 बजे ये वीडियो आ रही होगी जब आप देख रहे होगे, है ना। 9 बजे ये रिलीज करी है, आज पूरी रात पढ़ डालो। 31 को बेटा आराम से काम रहो बस, है ना। 31 को कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लखनऊ पैक्ट जो 1916 में साइन हुआ था, ये लखनऊ पैक्ट किसके बीच में साइन हुआ है? तो ये साइन हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। और हमारे ऑप्शन में डी ऑप्शन में दे रखा है इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में ये लखनऊ संधि साइन हुई थी। आई होप आपको यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पे हमारे आज 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको वादा कर रखा था, है ना, कि मैं आपके लिए ये वीडियो जरूर लेकर आऊंगा और ये चारों वीडियो का बेंचमार्क खत्म कर दिया है हमने, है ना। और अब आपका काम है रिवाइज करना, दोस्तों के साथ भैया शेयर मार दो, जो भी तैयारी कर रहे हैं, है ना। सारी नॉलेज खुद मत रख लेना, ठीक है। अब रिवाइज करिए और ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा आपके एग्जाम के लिए। 1 सितंबर के पेपर को फोड़ के आना है बेटा आपको, है ना। कोई भी रोक नहीं सकता आपको, आपके परीक्षा से, आपकी मेहनत से कोई वंचित आपको नहीं रख सकता। मेहनत करी है तो जरूर वहां पे रिफ्लेक्ट होगी वो मेहनत, ठीक है।
तो मिलते हैं फिर हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में, हमारी मुलाकात होगी आपसे, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि जो भी मेरी वीडियो आएंगी वो सब आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उन टॉपिक्स को कवर कर पाएं। अब मैं आपके लिए क्वेश्चंस नहीं, और अब आपके लिए मैं टॉपिक्स कवर करूंगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और महत्वपूर्ण टॉपिक है एनडीए सीडीएस के। तो नेक्स्ट सेशन के लिए अप्रैल एनडीए 1 2025 के लिए जो तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, तो वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखें बेटा, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। जय हिंद प्यारे बच्चों।